और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है दहशतगर्दी के मुहाने पर, क्योंकि FATF ने उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिशें की, इमरान खान ने तमाम कोशिशें की, दिखावे के लिए ये भी उन्होंने दिखाया कि देखिए किस तरह से हम दहशतगर्दी पर लगाम लगा रहे हैं। ये एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे यहाँ दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, दहशतगर्द हमारे यहाँ हैं। ये एक्सेप्ट भी किया। अमेरिका जाकर अमेरिका गए, वहां पर ट्रंप से बहुत दोस्तियों की उन्होंने बातें भी की। ट्रंप ने भी ये दिखाया कि किस तरह से इमरान खान उनके दोस्त हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया है। और अक्टूबर तक का अभी भी वक्त दिया है FATF ने। देखना है कि क्या तब तक कुछ होता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। शमून कासमी साहब, ये जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और बार बार ये धमकी देने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक तरह से ऐसे जैसे कि पता नहीं वो जंग कर देंगे हमारे साथ, तो पता नहीं क्या हिंदुस्तान का वो बिगाड़ लेंगे। लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि हिंदुस्तान की तो धाक किस तरह से है। अभी भी आप देखें कि वजीर आजम गए हुए हैं और किस तरह से वहां पर चाहे फ्रांस के हेड हो चाहे और दूसरे देशों के, किस तरह से उनसे बात करते हैं, किस तरह से हिंदुस्तान को लेते हैं, किस तरह से हमारा दबदबा है। और दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, जो करता है उसे भुगतना होता है। ये इससे बिल्कुल साफ होता है। हाँ बुशरा, मैं यही बात कह रहा था अभी इससे पहले कि हम लोग जब कभी आपस में जब बैठते हैं और उसमें जो तमाम मज़ाहिब के लोग होते हैं, मैंने अभी स्वामी रामदेव जी का जिक्र किया था, तो मैं उस वक्त ये कह रहा था कि क्यों ना एक ऐसा महाज बने कि हम पाकिस्तान हम ही से अलग हुआ है और उसे हम ये समझाने की कोशिश करें कि तुम बजाय इसके कि तुम गलत रास्ता इख्तियार करो। तो स्वामी जी से मेरी बात हो रही थी, स्वामी रामदेव जी से। तो स्वामी रामदेव जी क्योंकि स्वदेशी के बहुत बड़े अलंबरदार हैं और उन्होंने जो है पूरी वर्ल्ड के अंदर ये सारा काम किया है, उन्होंने करके दिखाया है। तो उस 2010 में उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो स्वामी जी ने एक मौके पे कहा, जो हमारा योग दिवस आया और योग दिवस में पाकिस्तान के लोगों ने भी रुचि दिखाई, क्योंकि योग सबके लिए जो है फायदेमंद है। तो जिस वक्त ये बात आई तो स्वामी जी ने खुद ये कहा कि हम तो चाहते हैं, स्वामी रामदेव जी ने, कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की भी मदद करें। वो जैसे इक्तिसादी तौर से कमजोर हुआ है उसकी हम मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि कश्मीर का और हिंदुस्तान का जो अपना कल्चर है, हम लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। जितने मज़ाहिब सारी दुनिया में पाए जाते हैं वो सारे मज़ाहिब हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं। और एक बड़ी खूबी है बुशरा कि जितना उस मालिक ने, यानी अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, उस मालिक ने जितना पूरी दुनिया को दिया है उतना अकेले भारत को दिया है। अगर आप देखें कि चारों मौसम जो है किसी बहुत कम मुल्कों में पाए जाते हैं, इस खित्ते को दिया उस मालिक ने। और यहाँ अगर आप सर्दी में गर्मी चाहें तो आप साउथ चले जाइए, और अगर आप इस वक्त जो है आप ये चाहें कि किसी ऐसे मुल्क में जाए जहां गर्मी में ठंडक हो तो कश्मीर चले जाएं। तो ये हमारा मुल्क इतनी खूबियों से भरा हुआ है। और हमारे अंदर जो खूबियां हैं, हम देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। जनाब इसके कुछ पाकिस्तान में भी है, लेकिन वो उसको ना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वही मैं कह रही हूं, सारे मौसम रमेश भाई, मैं वही कहना चाह रहा हूं। आज रमेश भाई, हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा जो कल्चर है वो अनेकता में एकता का है, कसरत में वहदत। ये हमारा वर्षा है। अगर हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे मज़ाहिब, हमारे त्योहार अलग हो सकते हैं, मगर जब हमारे त्योहार आते हैं तो एक फेस्टिवल की तरह से हम मनाते हैं और हम में कोई भेदभाव कभी नजर नहीं आता। और क्यों नजर आए? जब हमने पूरी दुनिया को सीख दी है, हम सारी दुनिया का नेतृत्व हमने किया है, हम विश्व गुरु थे और फिर विश्व गुरु की पद्धति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे अभी कहा बुशरा आपने कि ये चीज 70 साल के अंदर जो हम सपना देखते थे, मैं आज देश के लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये बात आकर के पूरी दुनिया में अपने कल्चर की पहचान कराई। और आज सारी दुनिया जिस तरह से इज्जत दे रही है, जिस तरह से उनकी रेस्पेक्ट कर रही है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं इस बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार निहायत अच्छा काम कर रही है। अभी देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर एक तड़प रही कि मैं जब वो कश्मीर में जब पत्थरबाजी करते थे वो बच्चे, तो आज जब अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने ये कहा और ये लिस्ट बताई कि किसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, तो आज वो चीज जब सामने आई, तो सामने आने के बाद मैं 2016 में हम लोग उस वक्त गए थे होम मिनिस्ट्री की तरफ से, तो हमने वहां देखा जा करके
कि लोगों को किस तरह से उनका मिसयूज किया गया, उनकी गुर्बत का फायदा उठाया गया, तो और उन्हें इमोशनल बनाया गया। मैं अगर आज एक बात यहां से कहना चाहूंगा बुशरा आपके प्लेटफॉर्म से कि ये डेमोक्रेसी किसी एक की नहीं है, ये हम सब की है। हम अपना नेता खुद चुनते हैं, और जब अपना नेता हम खुद चुनते हैं तो सीएम भी हमारा होगा, पीएम भी हमारा होगा, होम मिनिस्टर भी हमारा होगा। तो उस सिस्टम से, मेन स्ट्रीम से इन कुछ परिवारों ने, आज सरकार ने जब कहा तो मेरी बात को बल मिला, सरकार ने कहा कि इन 2 परिवारों ने मेन स्ट्रीम से वहां के यूथ को काट दिया, और इसलिए कि वो यूथ इलेक्शन में शरीक हुआ था, उस यूथ को के इन्होंने बैलेट बक्सों के ऊपर कब्जे कर दिए और उन जीतों को हरा दिया। वो भ्रमित हो गए, नहीं भ्रमित होना चाहिए था उन्हें इस लड़ाई को, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से लड़ना चाहिए था। हम उनका साथ देते। आज हमें अफसोस होता है कि हमारा जो कश्मीर, जो पूरी दुनिया में एक अमन का गहवारा कहलाया जाना चाहिए था, आज वो इन लोगों ने उसे नर्क बना दिया था। आज सरकार ने ये काम करके, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा मेरा सोचना है, मैं ऐसी कामना करता हूं कि ये कश्मीर इतना अच्छा कश्मीर होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी पहचान इससे होगी। और जैसा कि सरकार एक काम लेके चली है, उसे जरा देखना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन शिवदान साहब, अब ये देखना जरूरी है कि एक ऐसा मुल्क जो पहले से ही इक्तिसादी बहरान से, इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है वो गुजर रहा है, और ऐसे में उसके ऊपर और ज्यादा जो है वो पाबंदी आयद अब हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जिन जगहों से वो कर्ज लेना चाहता है वो उस तरह से कर्ज नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी एक तरह का प्रेशर होगा। अब क्या लगता है कि कितनी मुश्किलें पाकिस्तान की और इससे बढ़ जाएंगी? देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहा है, और ये फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। अब पाकिस्तान खाली ये हम करेगा अंडरहैंड, जिन अरब कंट्रीज से इसने ये इस्लाम के नाम पर ये कर्ज, ये हेल्प, मदद ली है, उन्हीं को अप्रोच करेगा और उनको ये शो करने की कोशिश करेगा कि मैं बड़ा बेचारा हूं और हमें भारत ने ये तो अमेरिका साथ नहीं देगा ऐसे में, क्योंकि अमेरिका लगातार फंडिंग करता रहा है। अमेरिका साथ नहीं देगा, मगर जैसे कुछ बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके पास काफी पैसा है, उनसे जाके ये भीख मांगेगा और उन्हें शो करेगा कि मैं देखो बड़ा बेचारा हूं। लेकिन सऊदी अरब तो गए थे, इमरान खान सऊदी अरब गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें कुछ बहुत ज्यादा हासिल सऊदी अरब इस वक्त भारतवर्ष के साथ है, मगर कुछ भी कहो वो क्या करेंगे कि इस्लाम के नाम पर इनको कुछ थोड़ी घनी मदद करेंगे, पर वो इतनी मदद इतनी नहीं होगी कि जिससे पाकिस्तान दोबारा से सरवाइव कर जाए। और यहाँ मैं एक और बताना चाहता हूँ, नहीं सफारती तौर से सिंह साहब, जब बंटवारा हुआ, हम बताएंगे सरकार की जिम्मेदारी, जैसे पूरे देश के अंदर जो है अपनी बातों को पहुंचाया है। मैं समझता हूँ इस्लामिक मुल्कों में हम सफर करेंगे, हम बताएंगे इनके कारस्तानियों की ये एंटी इस्लाम है, इन्होंने इस्लाम का गलत प्रचार किया है। बताइए शमून साहब, आप सऊदी अरब को बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? वो बहुत बड़े इस्लाम के अरे आप बुशरा आप एक बात बताएं आपको हम कि चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे कोई और हो, इस्लाम तो इस्लामी है और इस्लाम के मायने अमन और शांति के हैं। अगर वो किसी को इसलिए ऐड करता है या उसकी मदद करता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, तो वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, दुर्भाग्य इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और हम बताएंगे तो कैसे? हमें ये भी सोचना जरूरी है कि आवाम हर जगह की बेचारी ही होती है। आवाम को अगर आप इस तरह से कटघरे में खड़ा करेंगे तो वो भी एक तरह से ठीक नहीं है। जी देखिए, दुर्भाग्य से इस्लाम के नाम पर कुछ आतंकवादी लीडरों ने अब ISIS जो बना है, इस्लाम के नाम पर ही बना है। पूरे मिडिल ईस्ट में अल्लाह मियां ने, भगवान ने सारे सामान, सारा दौलत इन मुल्कों को दी, मिडिल ईस्ट वालों को। आज पाकिस्तान के अंदर भी भारतवर्ष की सबसे अच्छी जमीन पाकिस्तान के कब्जे में थे। जो पंजाब प्रांत जो उसके 2 हिस्से हुए, सबसे अच्छी जमीन वहां पाकिस्तान के पास गई। आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एक सारे ड्राई फ्रूट्स वहां पैदा होते हैं, सारा सब कुछ है, मगर इतनी दौलत इन लोगों के पास होते, मिडिल ईस्ट के पास भी होते हुए, केवल कुछ लोगों ने इतने अच्छे रिलीजन को बदनाम करके, इसका दुरुपयोग करके और अपने आप को इस कंडीशन में ला दिया कि आज वो लोग प्रोग्रेसिव कंट्रीज की लिस्ट में उनका नाम कहीं भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास सब कुछ भी होते हुए भी केवल गलत नीतियों, गलत रास्तों पर चलने के कारण आज वो इस कंडीशन में पहुंचा है।
जी, लेकिन रमेश साहब, ये समझना जरूरी है कि अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो अब पाकिस्तान के ऊपर किस तरह की पाबंदियां लगेंगी, ये समझाना बहुत जरूरी है। नहीं, पाबंदियां देखो, पाबंदी की जहां तक हम बात करते हैं, अभी हजरत बिल्कुल सही कह रहे थे और जनाब भी सही कह रहे थे कि जहां पे ये कोशिश करते हैं पैसे मांगने की कर्ज के तौर पे, तो बात भी उनकी बन जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद में वहां से मनाही वाला फोन आ जाता है, संदेशा आता है कि हम आपको फंडिंग नहीं कर पाते हैं। फिर इनका एक बयान आ जाता है कि ये जो कुछ हो रहा है भारत की वजह से हो रहा है। अब सऊदी अरब की जब बात अभी हम कर रहे थे, तो सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री है जहां से इनको काफी उनको सहूलियतें मिल रही थी। अब सऊदी अरब का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। अब वहां से भी इनके रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए। अब बात आ जाती है इनके इसके बाद की जो रास्ते जो हैं, इनके बाद में जो कठिनाई वाले रास्ते वो कैसे होंगे, ये समझ लीजिएगा। बिल्कुल साहब सही कह रहे थे, हमारी जो सबसे बड़ी जो एक उपजाऊ जो जमीन का जो टुकड़ा है प्रांत, पंजाब प्रांत का, वो इनके पास है। हमारी जो तराई क्षेत्र जो कहा जाता है, जिस तराई क्षेत्र में जो जमीनें आज एक सोना उगलती हैं, वो वैसी सोना उगलने वाली जमीनें इनके पास हैं। ड्राई फ्रूट की बात आ जाओ और जड़ी बूटियों की अगर बात आ जाओ, तो वो हमारे पास नहीं है, हमारे कंट्री में आज नहीं है, वो उनके पास है, लेकिन वो इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहे हैं। है क्या जो गलत इनकी नीतियां हैं और जो विच्छेद करने वाली जो बातें हैं, दहशतगर्दी वाली जो बातें हैं, अगर ये सारी दूर हो जाए, मुझे लग रहा है इनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये दहशतगर्दी और आतंकवाद की जो फैक्ट्री इनके यहाँ जो उग रही है, यही बंद कर ले, तो मुझे लग रहा भारत इतना उदारवादी कंट्री है, ये खुद ही अपने तरह से हाथ बढ़ाएगा। जैसे नेपाल का हम लोग सहयोग कर रहे हैं, श्रीलंका का सहयोग कर रहे हैं। आज उजड़ते हुए अफगानिस्तान को अगर 18 सालों से हमने सींचा है, आज अफगानिस्तान एक खूबसूरत कंट्री के रूप में आज उभरा हुआ है। किसके बदौलत? भारत के बदौलत। वहां की नदियों की सफाई ले लो, वहां की संसद की जो आधुनिकीकरण वो ले लो, वो सब हमारे भारत की तरफ से हो रहा है। क्या ऐसा हम पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ये खुद ही बर्बाद होने पे तुले हुए हैं कि हमें वो समझ गए, अब हमारे ना पीछे को रास्ता बचा ना कोई आगे। आप देखें कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है या फिर जो वर्ल्ड बैंक है या फिर हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की, वो पाकिस्तान को जिन मुल्कों को वो फंड देते हैं या कर्ज देते हैं, उनकी लिस्ट में वो अब सबसे नीचे इसको धकेल सकता है। जिस तरह से FATF ने इनको ब्लैक लिस्ट में डाला है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तो वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है, उसका सिर्फ इंटरेस्ट ही दे पा रहा है। ऐसे में अगर उसे और कर्ज नहीं मिलता है तो शिवदान साहब मुश्किलें तो बहुत बढ़ेंगी, और ये मुश्किलें उस बेचारी आवाम के लिए भी है जो इस सरकार के या फिर इससे पहले जो सरकारें रही उन्होंने जो किया उसका भुगत रही है। देखिए, जो भी परेशानियां होंगी वो एक आम पाकिस्तानी को ऑलरेडी चल रही है। जहां पर बताइए, एक देश का प्रधानमंत्री तंदूरी रोटी और नान के रेट की बात कर रहा है, और वहां पर एक रोजाना खाने पीने का सामान इतना महंगा मिल रहा है जी। देखिए, जो वेल टू डू लोग हैं, जो कुछ गिने चुने लोग हैं, वो अभी भी सब ऐशो आराम कर रहे होंगे, मगर ये जो तकलीफें हैं वहां के 80% आवाम को हो रही है। तो ये जो कंडीशंस आगे आने वाली हैं, जो मैं खतरा बता रहा था, जैसे आपको याद होगा 71 से पहले करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी हमारे बंगाल में आ गए थे जी। पहले पूर्वी पाकिस्तान जिसको बोलते थे, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं जी। क्योंकि वहां की पाकिस्तान आर्मी ने उनकी कंडीशन इतनी खराब कर दी थी कि उनको वहां से भागना ही ठीक लगा। तो हो सकता है जो उनको इतनी आर्थिक कंडीशन बढ़ जाए, तो वहां के लोग वहां से माइग्रेशन शुरू करते हैं नेबरिंग कंट्रीज में। और ऑलरेडी पाकिस्तान के काफी लोग पश्चिमी देशों में गए हुए हैं और आसपास के देशों में गए हुए हैं। तो ये भी एक खतरा हो सकता है कि वहां से पलायन शुरू हो जाए, और ये पलायन के लिए ये भारतवर्ष की तरफ भी रुख कर सकते हैं। बिल्कुल क्या रमेश जी, ऐसे में दिखावे के लिए सही पाकिस्तान आपको लगता है दहशतगर्दी को लेकर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उसकी मजबूरी बन जाएगी? अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जिस बवंडर में वो फंसा हुआ है उससे बाहर ही नहीं निकल पाएगा, उसे कार्रवाई करनी ही होगी। नहीं, हाफिज सईद के ऊपर जो कार्रवाई करी, मुझे लग रहा है उनकी आप बात कर रहे हो।
नहीं, वो तो की थी, वो तो हो गई। उसके अलावा आप देखें ना, जिस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स वहां पर चल रहे हैं लगातार। अभी आप देखें अफगानिस्तान की आप बात कर रहे थे, अफगानिस्तान की बात करूं, वहां फिर से तालिबान जो है उनका दबदबा वहां पर हो गया है और एक तरह से पाकिस्तान जो है इसमें उसकी पूरी मदद कर रहा है। हालांकि हम ये देखें हिंदुस्तान के लिए कोई इसमें खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि तालिबान की अगर हम बात करते हैं कभी भी उसने एंटी इंडिया कोई बात नहीं की है। लेकिन बिल्कुल सही बात है। देखो, पाकिस्तान ने कुछ संगठनों के ऊपर कार्रवाई जरूर करी है, लेकिन वो कार्रवाई का अगर सबरूप हम देखें, वो तो इंटरनेशनल दबाव की वजह से उन्होंने करा है। अब हाफिज सईद को जिस तरीके से घर से निकाल के जेल में डाला गया, और वो जेल भी आप देखिएगा, हम तो चाहते हैं कि सबको ऐसी जेलें मिले, एसी के कमरे हैं, और वहां के आर्मी के चीफ खुद ही उनके पूछ रहे हैं कि बिरयानी किस टाइप की आपको चाहिए, कौन सा गद्दा चाहिए सोने के लिए। तो ये इस तरह की अगर आप कार्रवाई करते हो तो इससे बढ़िया उनको घर के बजाय वहां भी रहने दो। ये चीजें खुली कैमरों के सामने सारी कैद हो रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है, सब चीज देख रही है। लेकिन वो कहते हैं ना बुसरा जी, सियासत की जो मैदान होता है और जो क्रिकेट का जो मैदान होता है खेल का, उसमें धरती आसमान का फर्क होता है। ये बात इमरान खान को पहले दिन से पता थी। डे वन से वो कोशिश कर रहे थे कि हम इसमें कोई सुधार कर पाए, लेकिन वही बात आ जाती है ना, जब आपकी हुकूमत फौज के गिरफ्त में होती है तो आपको कुछ भी ऐसे कदमों को उठाना बड़ा नाकाफी आपके लिए होता है जो आप उसको उठाने की कोशिश करते हो। अगर जिस तरीके से कोई भी कंट्री होती है उसको इंटरनेशनल बॉडी से के साथ में चल के, उनके साथ में कदम ताल मिला के आपको चलना ही होता है, और विशेष तौर पे आपको एशिया के जो पड़ोसी कंट्री हैं उनके साथ में चलना होगा। आपने सबसे तो बिगाड़ रखी है। आपको सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हुआ करती थी चाइना के ऊपर थी, लेकिन चाइना ने भी आपसे जिस तरीके से आंखें तिरेरना शुरू कर दी वो भी खत्म हो गया। फिर आप आ जाते थे अमेरिका की हालत इस समय आपके प्रति क्या, वो भी आपने सामने दे दिया। सऊदी अरब आपसे अलग हो गया। तो इस समय जो बौखलाहट आपकी है वो बिल्कुल बाहर आ चुकी है। आज जो कार्रवाई की गई है तो वहां के अभी किसी एक लीडर का अभी मैसेज में देख रहा था तो बयान आ जाता है खुल्लम खुल्ला कि नहीं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय बाहर गए हुए हैं उन्होंने सब ये करवाया है। मतलब कुछ भी उनके दिमाग में जो भी आ रहा है अपने बचाव के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला मुझे लग रहा नहीं है। लेकिन इसका जो खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो आम पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, जिसका हमें देखते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है इस बात। जी, जाहिर सी बात है कि पड़ोसी है और कोई नहीं चाहेगा कि किसी भी पड़ोसी के साथ इस तरह का कोई भी बात हो, लेकिन अगर पड़ोसी खुद अपने आप को बर्बाद करने पर अगर तुला हो तो क्या किया जा सकता है। क्योंकि शमून कासमी साहब, हम ये देखें कि हिंदुस्तान ने तो 12 तमाम कोशिशें की, इस हुकूमत ने भी, इससे पहली वाली हुकूमतों ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो एक मिसाल पैदा की थी पाकिस्तान से किस तरह से हम बातचीत के जरिए तमाम मसलों को हल करें, लेकिन उसके बावजूद भी ढाक के 3 पात जिसे कहते हैं वहीं के वहीं आके खड़ा हो जाता है और एक तरह से कहना नहीं चाहिए लेकिन वो सिर्फ एक दुश्मन देश ही बनकर रह जाता है हिंदुस्तान के लिए। हाँ बुशरा, देखिए ये बड़े बदनसीबी की बात है कि मैं अगर ये बात कहूँ कि जैसे दोनों मुल्क अलग हुए थे और तो उन्हें अपने आप को एक अच्छा पड़ोसी, एक छोटे भाई की हैसियत से उन्हें पेश करना चाहिए था और अपने मसाइल को मिल बैठ के, चाहे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो आज भी हिंदुस्तान के लोग उनकी मिसाल देते हैं और ख़ासतौर से कश्मीर के लोग तो जो अलगाववादी वो भी उनकी मिसाल देते हैं। और जिस अंदाज से, और मैं समझता हूँ कुछ दिन के बाद जो है ज़रा सा ये गुजरने दीजिए, वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी कहेंगे कि उनका स्टेप बहुत अच्छा है ये, और उसमें वो उन्हें राहत मिलेगी। तो मैं इस पर ये बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जिस तरह से वहाँ जैसे अनकल्चर्ड लोग होते हैं, अगर वो इस्लाम को अपना मज़हब मानते हैं तो इस्लाम एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहने की सीख देता है, उसे हिदायत करता है कि तुम्हें अपने पड़ोसियों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ कैसे रहना चाहिए। तो अगर उन्हें ज़रा सा भी पास हो तो इस खित्ते को एक ऐसा हम पुरअमन बना सकते हैं, जैसे अभी रमेश भाई ने बताया कि अफ़गानिस्तान को हमने मदद की और आपने भी कहा कि तालिबान इनकी तरह से नहीं है कि वो इनकी बातों में आ जाएंगे। वो अगर मैं कोई भी तालिबान हो या कोई अन्य लोग हों जो इस्लाम को समझेंगे वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और क्यों, हिंदुस्तान के अंदर तो पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लामिक इंस्टीट्यूट हैं और यहाँ ज़्यादा इस्लाम को सीखने के लिए पूरी दुनिया यहाँ आती है। जैसे हिंदुस्तान के कल्चर को लोग जानना चाहते हैं, ऐसे ही जो आपने जैसा भी कहा था कि सफारती तौर से हमें ये काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ये काम करेगी। पिछले दिनों भी हुआ है कि हम जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के, हम लोग, हमारी पिछले लोग ये कहा करते थे कि प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर जो है हर रोज बाहर चले जाते हैं। आज उसका नतीजा सामने आया है कि प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को रोशनास कराया, उसके कल्चर को पहचानवाया। और आज जब कोई मसाइल आके खड़े हुए तो वो सारी दुनिया अक्सरियत हमारे साथ खड़ी हुई है, और जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो भी हमारी बातों से कन्विंस होंगे। अगर आपने इस्लामी मुल्कों की बात की थी, यकीनी तौर से अगर हम उन इस्लामी मुल्कों का सफ़र करेंगे और हम उनको इनके बारे में बताएंगे तो उन्हें इनसे नाता तोड़ने में और इन्हें ठीक करने में उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन शमून साहब, ये बहुत अजीब सी बात है। देखिए, हिंदुस्तान को ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरी दुनिया को ये आया है। ये कोई ऐसी कोई नई बात नहीं, अभी कुछ हुआ है जो हमें बताने की जरूरत है। देखिए, ये भी बहुत एक थोड़ी सी वो बात है कि हमें हिंदुस्तान को ये जाकर पाकिस्तान के बारे में बार बार इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि हमें दूसरे मुल्कों से अपने ताल्लुकात और किस तरह से मजबूत और बेहतर बनाने हैं। हमें पॉजिटिविटी की तरफ काम करना है। हमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमें इसमें अपना वक्त खर्च करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट कर रहा है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, एक बात मैं उससे नहीं कह रहा हूं हमें इसकी जरूरत नहीं। हमें कभी अपने आप को हमें ये नहीं करना, हम एक ताकत हैं, हम ताकतवर हैं, उसके हमारे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। अगर खड़े होकर के एक एक आदमी अगर आवाज भी देगा तो वो तो आवाज ही इतनी गूंज जाएगी 1.25 अरब लोगों की कि वो उसे होश ही नहीं आएगा। ये नहीं है कि हम अपनी ताकत के बल पे उसे नुकसान पहुंचाएं, बल्कि नहीं, इंसानियत का जो हमारा तकाजा है वो ये है कि हम उनसे कहें और कि भाई तुम अपने इंसानों की तरह रहो। हम तमाम दुनिया के इंसान, अगर हम सब भाई हैं, अगर हम इस खित्ते के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं, जैसा अभी हमारे दोनों भाइयों ने कहा कि वहां की जमीन तो ज्यादा अच्छी है और वहां फिर भी भुखमरी है, और हम लोग उनके इस उसमें हिस्सा है कि जैसे उन्होंने जज्बाती काम किया, वो अपनी बात को कहते, अपनी बात को रखते। उससे क्या हुआ कि साहब हम आपकी सब्जियां नहीं लेंगे, हम आपकी ट्रेन बंद कर देंगे। अगर यही बात हिंदुस्तान करता तो ये बड़कपन की बात है, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इसकी जरूरत है हम अपने अखलाक को और अपने कल्चर को पेश करेंगे और इंटरनेशनली अपनी साख बचाने के लिए। ये सब पाकिस्तान ने एक तरह का ही ड्रामा किया। उससे ही पता है कि कुछ नहीं होने जा रहा है। उसने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि भाई बहुत सारे मुल्क जो है, ज्यादातर मुल्क जो है वो हमारे हक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हक में बात करेंगे, क्योंकि उनसे उनके सिफारती और बिजनेस जो है टर्म्स इस तरह के हैं और फायदे हैं कि जो हमसे नहीं है। तो इसको पाकिस्तान बहुत अच्छे से खुद समझता है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, दो ये चीजें हैं शिवधान साहब, जिसको लेकर सबसे ज्यादा FATF ने रताड़ लगाई है। और ये कहा गया है कि इन दोनों चीजों पर जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पर नजर रखता है FATF, उसने कहा है कि इस सिमत में कोई काम नहीं किया गया है और अभी भी मौका दिया गया है। और अभी सिर्फ एशिया पैसिफिक जो उसकी यूनिट है FATF की, उसने ब्लैक लिस्ट में डाला है। तो अभी भी गुंजाइश बचती है पाकिस्तान के लिए अगर वो कुछ करना चाहे तो। देखिए, ये दोनों जो टेरर के जो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपने लिया है, इनकी एक्टिविटीज अभी भी उसी स्पीड से चल रही है। ठीक है, इन्होंने अपने बेसिस अफगानिस्तान में शिफ्ट कर लिए थे जब अमेरिका ने इन पर दबाव डाला था। ये अफगानिस्तान में आतंकवाद को रिवाइव करने के चक्कर में थे। मगर इसी वजह से जो ये FATF है, ये उस देश के अंदर जाके ये चेक करती है कि जो हमने नियम कानून बनाए थे इनके सिस्टम में उस तरह के नियम कानून हैं कि जो उन चीजों पर लगाम लगाए। तो उस FATF ने पाया कि ये दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और करते हैं और असलियत में कुछ और करते हैं। उन्होंने पाया कि जिन आतंकवादी संगठनों को दुनिया कह रही खत्म कर दो, उनको इन्होंने उठा के चुपचाप वहां छुपा दिया है जी। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो ये नुकसान हुआ है, वो जब तक इन ऑर्गेनाइजेशंस को, यदि वो चाहता है कि उसकी हालत सुधरे और विश्व में उसको दोबारा से उसकी खोई हुई प्रतिभा उसकी जो औकात है वो उसको दोबारा मिले, तो उसके पूरे देश को उठ खड़ा होना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को। और ये जैसे एक तरह का क्रांति आती है देश में, उस तरह की क्रांति करनी पड़ेगी, जैसा भारतवर्ष में कई बार हो चुका है। जब जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश को उठाया था, उसी प्रकार से ऐसा कोई नेता पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए
जो पूरे पाकिस्तान को खड़ा करे और पाकिस्तान को आईना दिखाए कि तुम्हारे इन आर्मी, तुम्हारे इन आतंकवाद की वजह से आज हम कहां पहुंच गए हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को एक कदम उठाने की जरूरत है। देखना यह होगा कि क्या अक्टूबर तक कोई सख्त कदम पाकिस्तान उठाता है जिससे वाकई में जो ब्लैकलिस्ट में FATF की लिस्ट की चला गया है, क्या उससे वो बाहर निकलने में कामयाब रहता है। इसकी उम्मीद बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।